नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है उसके फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से वो कंप्लीट करा दिया है, और एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है ना वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो सबका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर के कर दीजिएगा। तो आप देखो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो आंसर है उसका हिंदी भी लिख देते हैं, जिससे क्या हो, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हिंदी में रहेगा तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाता है ना तो फिर लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। तो आप क्या कर सकते हो, हिंदी क्या होगा, मतलब हिंदी के साथ आपका इंग्लिश क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने हिंदी भी लिखा है। तो आप क्या करो, अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि ये सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि कॉपी में नोट भी कर लेना। इसका आपको ये भी फ़ायदा होगा कि एक तो आपके पास भी आ जाएगा, और सेकंड ये हो जाएगा कि आपको अच्छे से लिखने पे क्या होता है ना, याद हो जाता है। तो इसलिए आप लिख जरूर कर लेना। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को कि आई बिलीव that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. What does Gandhi mean by this statement? Do you subscribe on to his views? मतलब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था इस चैप्टर में कि वो विश्वास करते हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि जो भारत की सभ्यता है उसे क्या कर सकता है, दुनिया में कोई भी मात नहीं दे सकता है। तो हमें क्या करना है ना, उनके इस स्टेटमेंट को सब्सक्राइब करना है, मतलब अपने शब्दों में हम क्या समझ रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट से वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इंग्लिश पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर हम हिंदी में आपको अच्छे से डिफाइन करा देंगे। तो आप देखो, द स्टेट ऑफ गांधी जी, फिर हम उनके स्टेटमेंट को लिख देंगे कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड is not beaten in the world. It shows that the civilization of India has withstood to test of time. Egypt, a great and powerful civilization, it has lost its glory, same as the case with the great Roman, Greek and other civilization. Gandhi ji says that the people of the world think that the people of India are not willing to adapt themselves to new ideas, but he doesn't consider it a fault. It is our merit. We need nobody guidance. I subscribe to Gandhi's point of view is that the civilization of India is thousands of years old and is still going strong. Our civilization is fixable. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, that is our beauty and merit. तो ये हमारा आंसर था। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ अब इसे समझते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने क्या किया, सिर्फ आपको पढ़ के बताया। तो आप देखो, गांधी जी का कथन जो उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि भारत जिस सभ्यता में विकसित हुआ है उसे कोई मात नहीं दे सकता, यह दर्शाता है कि भारत की सभ्यता ने समय की कसौटी पर खरी उतरी है। जो भारत की सभ्यता है ना, वो क्या की है कि समय की कसौटी पर खरी उतरी है। मिस्र एक महान और शक्तिशाली सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता के बारे में आपको पता होगा कि वहाँ क्या थे, फ्राहोज नाम के एक शासक रहते थे, जिसे हम फिरौन भी कहते हैं। तो मिस्र की जो सभ्यता थी वो बहुत विकसित थी, लेकिन क्या है कि आज उसने अपनी महिमा खो दी है। लेकिन आज आप देखो, मिस्र क्या है, मतलब उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना वो एक समय था। तो उसने क्या की कि अपनी जो महिमा थी उसे खो दी है, वह अब मौजूद नहीं है। यही हाल महान रोमन, ग्रीक और अन्य सभ्यता का है। और ऐसे बहुत सारी सभ्यता, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि बेबोलियन सभ्यता थी, सीरियन सभ्यता थी, ये सब भी उस वक्त बहुत ज़्यादा विकसित थी। लेकिन अब क्या है कि इस सभी ने अपनी महिमा को खो दिया है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारी जो सभ्यता है ना उसे कोई भी मात नहीं दे सकता है, क्योंकि आप देखो कि उस वक्त सभी की सभ्यता थी, मतलब इतने सारे मैंने आपको नाम बता दिए। तो सबकी सभ्यता जब विकास कर रही थी तब भारत भी विकास कर रहा था। लेकिन अब क्या है, उन लोगों की महिमा वैसी नहीं है जैसी थी, वो लोग सब चले गए, मतलब सबका जो स्थिति था वो खराब हो गया। लेकिन जो इंडिया है उसकी जो स्थिति थी ना वो आज भी बेहतर है।
तो यही यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं कि इस कारण वो क्या कह रहे हैं कि भारत की सभ्यता को कोई भी मात नहीं दे सकता है। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया के लोग सोचते हैं कि भारत के लोग नए विचारों के लिए खुद को ढालने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें क्या लगता है कि भारत के लोग क्या है, ज्ञानी नहीं है, वो बेवकूफ़ है। तो ऐसे में उनको ये लगता है कि भारत के लोग क्या कर सकते हैं, नए विचारों को खुद में नहीं ला सकते हैं, अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह इस दोष लेकिन जो महात्मा गांधी है ना, वो इसे क्या कहते हैं, दोष नहीं मानते। मतलब अगर हम नई चीज़ों को नहीं अपना रहे हैं तो इसमें हमारी कोई भी फॉल्ट नहीं है, यह हमारी योग्यता है। हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। और ये जो हम करते हैं ना, यानी हमें आप देखो किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम जैसे हैं परफेक्ट हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि इसमें कोई भी दोष नहीं है कि दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यता पिछड़ी हुई है या फिर हम लोग कम ज्ञान वाले हैं, यानी हमारे पास ज्ञान नहीं है या कुछ भी। मतलब ये सब क्या है कि फालतू की बात है। मैं गांधी जी की बात का समर्थन करता हूँ या फिर करती हूँ, ठीक है। भारत की सभ्यता 1000 साल पुरानी है और अभी भी मजबूत हो रही है। आप देखो जो भारत का इतिहास है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कहाँ की थी, तो भारत, हड़प्पा सभ्यता थी। तो आप देखो कि हमारी सभ्यता जब सबसे पहले आती थी, है ना, आज भी क्या है, वो अभी भी मजबूत है। तो ये क्या है, हमारा एक मेरिट है, हमारी योग्यता है। यह हमारी सभ्यता काल्पनिक है, यह हमारी सुंदरता और योग्यता है। और ये सब जो है ना, ये हमारी सुंदरता को बढ़ा देता है। फिक्सेबल मतलब क्या होता है, मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, अचल हैं, हम अपने में बदलाव नहीं ला रहे हैं। तो ये सब हमारी विशेषता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की सभ्यता को कोई भी मात नहीं दे सकता है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे आओ कि we notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. Pick out the other metaphor are used in the how do these metaphors help Gandhiji is pursuing the readers. मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे कहा गया था कि मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना दो उसकी क्या होती है, चाहत बढ़ती ही जाती है और एटलीस्ट मतलब वापस से फिर वो क्या हो जाता है, अनसेटिस्फाइड, मतलब वह असंतुष्ट ही रह जाता है। मतलब उसकी चाहत बहुत ज़्यादा होती है और आप जितनी ज़्यादा उसकी चाहत को पूरा कर दो फिर भी जो उसका मन है ना वो नहीं भरता। किसका, तो हमारे मन का। पिक आउट द अदर मेटाफोर आर यूज्ड इन द, और इस तरह जितने भी रूपक यहाँ पे दिए गए हैं आप क्या करो, इसे पिक आउट करो, मतलब अपने इस आंसर में आप सभी को नोट डाउन करो, सभी पर ध्यान केंद्रित करो। और हाउ डू दिस मेटाफोर्स हेल्प गांधी जी टू परस्यूइंग अदर रीडर। और ये जो उनके रूपक है ना, महात्मा गांधी ने जो ये सब शब्द का यूज़ किया है वो किस तरह क्या करते हैं कि रीडर जो पढ़ने वाले हैं उनके मन में एक बात जगाते हैं। मतलब ऐसा लिखते हैं वो कि लिखने से ही क्या लगता है कि वो बिल्कुल सच लगने लगता है। जैसे आप देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि मन एक क्या है, बेचैन पक्षी है। तो आप देखो ये पढ़ के ही आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी तरह जो भी इस तरह की जो मेटाफोर्स का यूज़ किया गया है इस चैप्टर में, वो हमें क्या करना है कि आपको बताना है। तो आप देखो आंसर हम ज़्यादा लंबा तो नहीं ले जाएंगे, अब सारे चैप्टर में तो बहुत सारा है, तो हम यहाँ पे कुछ को डिफाइन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते कि बिसाइड द मेटाफोर्स दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड वी कैन इमेजिन अ वर्ड इट फीड एंड स्टिल डिससैटिस्फाइड. Being a bird, it feels to search and more food search in our mind. It is feel like a bird. These metaphors make the human struggle, thought, dissatisfaction easy to understand. Every reader can imagine and understand it. Then Gandhiji has used another metaphor he calls big cities snare. This metaphor is also very easy, such as poor animal and catch with snares. Therefore, innocent and poor people are trapped by clever people in the city. So we should avoid big cities. मतलब आप देखो कि इस लाइन को हमें बताना है कि मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है। तो रूपकों के अलावा कि मन एक बेचैन पक्षी है, अनुसार होगा यहाँ पे, ठीक है, रूपक के अनुसार कि मन एक बेचैन पक्षी है, हम एक पक्षी की कल्पना कर सकते हैं। अब आप देखो ये लाइन सुनते ही क्या हुआ, हमारे माइंड में एक पक्षी
का चरित्र आ गया कि आप देखो कि उसका जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, हमेशा उसका सारा टाइम बस खाना ढूंढने में और खाने में ही जाता है। आप देखो जैसे इंसान होते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं ना, हमें पढ़ना होता है, अपने बच्चे को ट्रीट करना होता है, घर का ख्याल रखना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आप एक चिड़िया को देखो, ठीक है, एक बर्ड को देखो, उसका कोई काम नहीं होता है। उसका सारा बस एक ही फोकस होता है कि वो अपने खाना को क्या करे, खोजे, अपना पेट भरे, फिर वापस से वो जब भूख लगेगी फिर खाना खोजेगा। मतलब इसके अलावा उसके पास कोई भी काम नहीं होता है। वह खिलाती है और खिलाती है और अभी भी असंतुष्ट है, मतलब वो जितना खिलाती जाती है वो असंतुष्ट ही रहती है। एक पक्षी होने के नाते यह अधिक से अधिक भोजन की खोज करता है और हमारे पास तो ये ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, भोजन नहीं भी ढूंढे फिर भी हम अपना पेट पाल सकते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन की क्वालिटी होती है। लेकिन एक पक्षी क्या कर सकता है, वो काम तो नहीं कर सकता है, तो वो उसका एक ही काम होता है, उसके पक्षी होने के नाते उसका एक ही काम बनता है कि वो क्या करे, अधिक से अधिक भोजन को खोजे। तो ऐसा हमारा दिमाग, और हमारा जो दिमाग होता है ना वो भी जस्ट लाइक अ बर्ड, उसका जो भी क्वालिटी होती है वो इसी तरह होती है। यह एक पक्षी की तरह लग रहा है। ये रूपक मानव के सूक्ष्म विचार असंतोष को समझने में आसान बनाते हैं। देखो क्या होता है, ये हमारे सूक्ष्म विचार को, मतलब जो छोटा सोच आप कह सकते हो, ये इसे डिफाइन करता है और असंतोष को समझने में आसान बनाते हैं। जैसे आप देखो कि अगर हमारे मन में असंतोष आ जाए, ठीक है, ये बात मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा दी थी कि अगर आपके मन में कोई इच्छा हो, ठीक है, तो आपकी अगर वो इच्छा पूरी हो जाएगी ना तो आप वहाँ पर रुकोगे नहीं, आपकी चाहत फिर बढ़ जाएगी, फिर आपकी चाहत और ज़्यादा चीज़ों को चाहेगी, फिर अगर वो पूरा हो जाए तो फिर भी आप संतुष्ट नहीं होगे। मतलब हमारा माइंड ऐसा ही होता है कि उसको जितना भी दो उसके लिए कम ही पड़ता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि इससे हर पाठक कल्पना और कर और समझ सकता है, और ये जो बात है ना इसे आप लोग भी समझ सकते हो और कल्पना कर सकते हो, मतलब इमेजिन कर सकते हो। जैसे आप देखो कि अभी आपको क्या चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, ठीक है, आपके पास वीवो या ओप्पो का कोई फ़ोन चाहिए आपको। अगर आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स वो अगर आपको दिलवा दे तो कल को आपको क्या होगा, बाइक लेने का मन करेगा, आईफोन लेने का मन करेगा, लैपटॉप लेने का मन करेगा। तो ये सब देखो कि क्या है, हमारे मन की इच्छा है, मतलब ये आपका मन किसी एक चीज़ को पा लेने पे संतुष्ट नहीं हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तब गांधी जी ने एक और रूपक का उपयोग किया है। यहाँ पे हम एक और रूपक देख लेते हैं कि वह बड़े शहर को जाल कहते हैं। उन्होंने कहा था ना कि क्या है, जो बड़े लार्ज सिटीज़ होते हैं वो जस्ट लाइक अ स्नेयर, मतलब एक जाल की तरह होते हैं। यह रूपक भी बहुत आसान है और ये भी बिल्कुल, जब जाल का नाम लेते ही आपको समझ में आएगा कि जाल क्या करता है। जो छोटे मोटे जानवर होते हैं जैसे कबूतर हो गए, खरगोश हो गए, मतलब वो जानवरों को अपने में फंसाने का काम करता है। तो वही बात है, जैसे कि छोटे जानवर जाल में पकड़ लिए जाते हैं, ठीक है, उसी तरह शहर की चतुर लोगों द्वारा निर्दोष और गरीब लोगों को फंसाया जाता है। मतलब जिस तरह जाल में क्या करता है, शिकारी जो छोटे जानवर होते हैं जिनके पास क्या है कि उतना ज़्यादा माइंड डेवलप नहीं होता है, वो एक इंसान की तरह तो नहीं सोच सकते हैं, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो गाँव के लोग होते हैं, आप देखो कि गाँव के लोग क्या होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं। तो ऐसे में जो शहर के चतुर लोग यानी चालाक लोग होते हैं वो उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ना, जो पूर्वज, उन्होंने कहा था कि हमें बड़े शहरों से बचना चाहिए। तो ये आपका सेकंड आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखो हम थर्ड देखते हैं कि A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy and poor to be happy. What, according to Gandhi, hold key of real happiness? हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस? तो आप देखो कि यहाँ पे ये पूछ रहा है, एक जगह चैप्टर में लिखा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब हो ना वो क्या हो, हमेशा दुखी हो, और जो अमीर हो वो हमेशा खुश हो या फिर सुखी हो। आप देखो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अनहैप्पी आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना वो आपको उनकी ज़िंदगी में एक खुशी नज़र आती है, एक सेटिस्फैक्शन नज़र आती है। तो गांधी जी की इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, और सारा अगर आप कुछ समझ रहे हो तो आप ये बताओ कि जो हैप्पीनेस है ना वो रियल हैप्पीनेस क्या है, रियल हैप्पीनेस की चाबी क्या है, कुंजी क्या है खुशी की।
हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस, और महात्मा गांधी के अनुसार जो खुशी है ना उसका क्या उदाहरण है, क्या डिफिनीशन है, तो ये हमें बताना है। तो चलो हम आंसर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जो खुशी क्या है ना बहुत हद तक एक मानसिक स्थिति है। आप सोचो कि अगर आपको थोड़ी चीज़ों से भी खुशी मिलती है, ठीक है, अगर आपके मन का कोई चीज़ बन गया आज घर में तो आप उससे भी खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी चाहत बहुत रहेगी ना तो आपको आपके मम्मी पापा कुछ भी ला के दे दे, आप अगर खुश नहीं होना चाहोगे तो आप किसी भी स्थिति में खुश नहीं हो पाओगे। तो खुशी क्या है, बहुत हद तक एक मानसिक स्थिति है। वेल्थ एंड लग्जरीज डोंट मेक अ मैन हैप्पी, और ये जो सुख सुविधा होती है वो इंसान को खुश नहीं बना सकती है। लग्जरीज एंड कंफर्ट्स ऑफन बिकम अ बर्डन एंड कॉज फिजिकली एंड मेंटल पेन। People whoever enjoy better health and happiness than those who are slaves and machines and others. That's why our ancestors set a limit for our indulgence. Self-restraint is the key of happiness. मतलब आप देखो ये आंसर हमने पढ़ लिया। अब डिफाइन करते हैं कि गांधी जी के अनुसार सुख धन की स्थिति है, सुख मन की स्थिति है, ठीक है, यहाँ पे धन लिखा गया है, मन की स्थिति है। मतलब अगर आप मानसिक स्थिति से अगर आप मन में सोचोगे कि मैं खुश हूँ, मैं इतने से क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। और विलासिता मनुष्य को सुखी नहीं बनाती, और ये जो सुख सुविधा है ना, लग्जरीज एंड प्लेजर है, ये हमें सुखी नहीं बना सकती है, हमें खुश नहीं कर सकती है। विलासिता और आराम अक्सर एक बोझ बन जाते हैं। ये जो लग्जरीज होते हैं ना, बहुत सारी जो सुख सुविधा होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बोझ बन जाती है और शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण बनते हैं। और ये हमें मेंटली भी क्या करती है, कष्ट देता है, पेन देता है, और फिजिकली भी हमें पेन देता है। तो ये जो लग्जरीज होते हैं ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते। मतलब ये हम खुशी इसको आप नहीं कह सकते हो। अगर ठीक है आपके घर में मान लो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपके घर में आप सोचो आप खुद रहते हो, अकेले रहते हो, और आपके पास सारी सुख सुविधा, लेकिन अगर आप अकेले रहोगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आप अकेले क्या मनाओगे, ईद भी नहीं मनाओगे, मतलब कुछ नहीं, आप खुश हो ही नहीं पाओगे। तो ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वही आप सोचो कि ऐसा घर जिसके घर में क्या कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं हो, लेकिन परिवार के जो लोग हैं उसके आपस में क्या हो, प्यार हो, संतुष्टि हो, तो वो खुश हो जाएंगे हर छोटी सी चीज़ों में भी। तो ये खुशी है, ठीक है। जो लोग कभी भी मशीन और अन्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य और खुशी का आनंद लेते हैं, क्या होता है ना कि ये जो सुख सुविधा होती है, ठीक है, ये वही बात है कि ये क्या करती है कि बेहतर स्वास्थ्य, और जो लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं मशीनों का नहीं सुख सुविधा लेते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बताया वो फैमिली जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन आपस में प्यार है, सेटिस्फैक्शन है, उन लोगों को अच्छा भरपेट खाना मिल रहा है, तो वो क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य और खुशी का आनंद लेते हैं। उनके पास मशीन भले ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, रियल हैप्पीनेस का आनंद ले रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं। यह कारण है कि हमारे पूर्वजों ने हमें भोग के लिए एक सीमा निर्धारित की, और यही कारण से हमारे जो पूर्वज थे ना उन्होंने क्या किया कि हमारी जो भोग विलास की चाहत थी, मतलब उन्होंने हमें क्या किया, इन सभी चीज़ों से दूर रखा। उन्होंने हमें आध्यात्मिकता के ज्ञान के लिए छोड़ा, ठीक है, हम वास्तविक खुशी को ढूंढे इसके लिए छोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, हम पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बनने दिया कि हम क्या करें कि मशीनीकरण के मतलब गुलाम बन जाएं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे शायद हिंदी रह गया है, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि डेट्स वाई क्या किया कि उन्होंने हमारी जो सुख सुविधा है उसके लिए एक लिमिट तय की। एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट इज अ की ऑफ हैप्पीनेस। आप देखो अगर खुद पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो अगर आपका मन बहुत कर रहा है, ठीक है, आप सोचो कि आपको अभी बाइक चाहिए, ठीक है, आपकी फैमिली की अभी कंडीशन वैसे नहीं है कि आपको बाइक दिला पाए, तो वहाँ पे अगर आप खुद के मन पे कंट्रोल कर लोगे ना तो क्या हो जाएगा कि आपको बाइक नहीं भी दिलाए, पापा अच्छी सी एक साइकिल भी दिला दे, तो आप क्या हो, खुश हो जाओगे। तो ये जो सेल्फ रेस्ट्रेंट होता है ना, ये भी क्या है, खुशी का कारण बन जाता है। तो यही जो खुशी है उसकी वास्तविक कुंजी है। तो ये आपको पता चल गया। अब देखो हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई डिड आवर सिस्टर्स फील सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे से गांव में संतुष्ट क्यों थे।
डिड दे डू द राइट थिंग, क्या वो सही कर रहे थे, मतलब वो अपने आप को अगर शहर से दूर कर रहे थे तो क्या वो सही थे। Will it be wise today to follow our ancestors in the connection? Give your own views. और अगर हम भी क्या करें, आज भी उन्हीं का जो व्यूज था, मतलब हम खुद को अगर शहर से दूर रखें तो क्या ये सही होगा। हमें क्या करना है, अपना नजरिया यहाँ पे बताना है। तो our ancestors believe in simple living and high thinking, मतलब क्या है, वो साधारण जीवन और उच्च विचार पर विश्वास करते थे। यानी उनका मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, जो रहन सहन है उसको बिल्कुल साधारण रखना चाहिए, लेकिन जो सोच है उसे अच्छा रखना चाहिए। They knew that if we run to materialistic things, we will lose our moral fiber. People lived independently and follows their agriculture occupation and enjoyed true home rule. Our ancestors reasoned that the last cities were near and used a semblance it would be gang to thieves and robbers, vice flourishing and prostitution in them, and the poor man would be robbed by rich man because of this evil. So they were satisfied with small village. Yes, they do right thing. Even today we need to correct it. We should develop village so that people can earn respectable living, then people will not to think flocking to cities. मतलब आप देखो कि हमारे पूर्वजों को सरल जीवन और उच्च विचार की सोच में विश्वास था। मतलब वो क्या चाहते थे कि हमारा जो रहन सहन हो वो बहुत साधारण हो, लेकिन जो हमारा विचार हो वो उच्च हो। ठीक है, वे जानते थे कि अगर हम भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हम अपने नैतिकता को खो देंगे। अगर हम क्या करते हैं, सामानों के पीछे, मशीनरी के पीछे भागेंगे तो हम अपनी नैतिकता, जो इंसानों की जो वास्तविक ये है नीति है, हम उससे भटक जाएंगे। गांव के लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने किसी व्यवसाय का पालन करते थे। वो क्या करते थे कि इंडिपेंडेंटली रहते थे और अपना जो उनका एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन था, यानी कृषि व्यवसाय था, उसी को पालन करते थे। मतलब वो आराम से खेती करते थे और क्या करते थे, असली घरेलू नियम को पसंद करते थे, यानी उसका आनंद लेते थे। क्या करते थे, ट्रू होम रूल का वो आनंद लेते थे। हमारे पूर्वजों ने तर्क दिया कि बड़े शहर एक तरक भरक और एक बेकार का जाल है। ये जो बड़े शहर होते हैं ना, वो क्या है, उसमें आप देखो सिर्फ दिखावा आपको मिलता है, सिर्फ तरक भरक मिलता है। मतलब दूर से आपको अच्छा लगेगा लेकिन पास जाओगे तो अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ चारों ओर क्या है, लुटेरों और चोरों का गिरोह होता है। यहाँ सभी तरफ क्या होगा, आपको चोर मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, सब क्या करेंगे, मतलब सभी बहुत सारी आपको गलत चीज़ें नजर आएंगी। इन्हें फल फूल रहा होगा और वैश्यावृत्ति होगी। गरीब आदमी को इन दुष्टों की वजह से अमीर लोगों द्वारा लूटा जाएगा। और ये जो भी गलत चीज़ें हैं, वैश्यावृत्ति हो गई, जो चोर और लुटेरों का गिरोह हो गया, ये सब जो बुराइयां हैं ना, ये क्या करेगी कि अमीर लोगों द्वारा गरीब लोगों को लूटा जाएगा इन सभी के कारण। इसलिए वे क्या थे कि छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। हाँ, उन्होंने सही काम किया, उन्होंने जो काम किया ना वो बिल्कुल सही था। ठीक है, और आप देखो कि देन पीपल विल नॉट थिंक। और हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये वाला रह गया कि इवन टुडे, और आज भी हमें क्या करना चाहिए कि शहर के अपेक्षा जो गांव होते हैं ना, उन्हें डेवलप करना चाहिए। अगर गांव आप सोचो कि विकसित हो गया, गांव में क्या हो, पानी की अच्छी सुविधा हो जाए, सिंचाई की, वहाँ के जो घर होते हैं, वहाँ जो भी मार्केट की व्यवस्था है वो अगर अच्छी दे दी जाए तो लोग क्या होंगे, शहर जाने से बच जाएंगे। वो आराम से अपना खेती भी करेंगे और जो बाकी जो फैसिलिटीज उनको चाहिए वो भी गाँव में मिल जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा ना कि उनको शहर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा और उनके माइंड से क्या होगा, जो शहर का भ्रम है ना वो उतर जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि गांव को डेवलप करना चाहिए। तो ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। हम 5 में आते हैं कि डिस्कस द निगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब हमें जो भी निगेटिव फीचर्स है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, जो गलत चीज़ें हैं, उन्हें यहाँ पे उनके बारे में डिस्कस करना है। मतलब क्या करना है
कि मुझे आपको बताना है। तो आप देखो ये आंसर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने क्या किया, थोड़ा लिख लिया है, जिससे क्या आपको मतलब समझ में आए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा था। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखो, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन अ मेटरलिज्म। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, पश्चिमी सभ्यता है, वो आप देखो कि भौतिकवादी है। द पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिकम मोर एंड मोर डिपेंड ऑन मशीन्स। This is increasing burden on the planet. Pollution, global warming, displacement of ozone layer, and thousands of other such problems threaten our planet. The multiplying demands on the Western civilization are responsible for this chaos. मतलब आप पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद पर निर्भर करती है, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब वो क्या करती है, चीज़ों के पीछे भागती है। ठीक है, विकसित देशों के लोग अधिक से अधिक मशीनों पर निर्भर हो गए। आप देखो, छोटे से छोटे कामों के लिए भी वो क्या करते हैं ना, मशीनों पर ही निर्भर है। वो अपने शरीर का यूज़ नहीं लेते हैं, उनकी बॉडी भी क्या हो रही है, इससे खराब हो रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी लाइन ऐड कर सकते थे, लेकिन आंसर ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और ये वाला आंसर मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में करा दिया। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से ऐड कर लेना। और आप देखो कि इससे बहुत सारी जो परेशानी है वो भी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारे ग्रह पर बोझ बढ़ रहा है। ठीक है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में कमी आ रही है। जो ओजोन लेयर है, आपको पता होगा कि वो क्या करता है ना, धरती को प्रोटेक्ट करता है। किन चीज़ों से, तो सूर्य से आती हुई जो पराबैंगनी किरण होती है उससे पृथ्वी को बचाता है। लेकिन ये जो इतनी ज़्यादा हम विकास कर लिए हैं ना, ये अब क्या करती है ना कि हमारे लिए ना कि विकास बल्कि घाटा साबित हो रही है। तो ऐसे में क्या है ना कि हमारे इस तरह की और भी हजारों अन्य ऐसी समस्या हमारे ग्रह का खतरा बढ़ाती है। ठीक है, अब आप देखो ये जो कोरोना वायरस है, ये भी क्या है, एक ना एक आप देखो साइंस का ही दुष्परिणाम है। ठीक है, तो आप देखो ये किस तरह, आप देखो कितनी ज़्यादा संख्या में लोग मर गए हैं, कितने ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। तो आप देखो कि ये जिस तरह हम विकास कर रहे हैं ना, ये हमारे ही लिए क्या है कि खतरनाक साबित हो रही है। पश्चिम सभ्यता की बहुविध मांगे एक अराजकता के लिए जिम्मेदार है, और ये जो भी बुराइयां फैल रही है पूरे पृथ्वी पर, ये इसका जिम्मेदार कौन है, तो सिर्फ पश्चिमी सभ्यता है। इसकी जो बहुविध मांगे, मतलब इसकी जो वांटेज इतनी बड़ी हुई है, इनकी चाहत इतनी बड़ी हुई है ना, कि ये क्या कर रही है कि सिर्फ उनके देश के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए खतरा बनी हुई है। तो ये क्या है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका आप देखो कि गलत चीज़ें हैं। ठीक है, उसके निगेटिव फीचर्स हैं। आप देखो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब जो भारत की सभ्यता है और पश्चिमी सभ्यता है, दोनों में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। हाउ इज आवर सिविलाइजेशन सुपीरियर फॉर वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और जो भारत की सभ्यता है वो किस तरह बेहतर है पश्चिमी सभ्यता से। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके आंसर पे आते हैं। तो आप देखो, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑफ काइंड and not of degree. ठीक है, the essential difference is the same as between body and soul, between material and spirit. The Western civilization is the search of indulgence, pleasure. The Indian civilization set a limit to indulgence. Indian civilization choose a path of its spiritual for development. Western civilization adopted the principle of materialism. Naturally, our civilization is superior because there is no limits to physical comfort. We found no happiness, but we are voluntarily restrained to indulgence in passion. We can find true happiness. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ पढ़ के बताया। अब हम क्या करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में आवश्यक अंतर दयालुता का है, मात्रा का नहीं। आप देखो कि ये इससे हम क्या कर सकते हैं, मात्रा पे आप नहीं बांट सकते हो। आप देखो भारत के जो लोग होते हैं उनमें आपको नैतिकता मिलेगी, ठीक है, दयालुता मिलेगी। लेकिन वहीं आप जाओ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वहाँ पे लोग क्या होते हैं, क्रूर होते हैं, कर्कश होते हैं। वहाँ पे आप देखो कि क्या है, लोग किस तरह भौतिकवादी हो चुके हैं। मतलब वो जो भी मोह माया है ना, सबसे बड़े बात करते हैं। लेकिन हमारी जो सभ्यता है ना, वो ह्यूमैनिटी पे विश्वास रखती है, जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर विश्वास रखती है। तो ये हमारे बीच क्या है, सबसे बड़ा अंतर है। आवश्यक अंतर वैसा ही है जैसा शरीर और मिट्टी के बीच होता है। जैसे आप देखो, इंसान और मिट्टी में क्या अंतर है,
उसी तरह वही अंतर क्या है हमारी और उसकी सभ्यता में है, सामग्री और आत्मा के बीच। जिस तरह आत्मा क्या है किसी भी चीज़ को फील करती है, ये लिविंग थिंग्स है, लेकिन जो सामग्री होती है, जो चीज़ें होती है, वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। तो आप देखो इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है, आप बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हो दोनों के बीच। तो इसी तरह क्या है हमारी सभ्यता और उसकी सभ्यता के बीच अंतर है। पश्चिमी सभ्यता अंतहीन आनंद की खोज है। जो पश्चिमी सभ्यता है ना, वो अंतहीन आनंद, मतलब उनको क्या चाहिए, सिर्फ आराम चाहिए और वो इसे की खोज करते हैं। वहीं पे भारतीय सभ्यता ने भोग की एक सीमा निर्धारित की है, लेकिन हमने क्या किया, अपनी जो वांटेज है उस पर एक अंकुश लगाया है, मतलब उसकी एक सीमा तय की है, लिमिट तय की है। भारतीय सभ्यता ने अपने विकास के लिए आध्यात्मिकता के रास्ता चुना है, वहीं पश्चिमी सभ्यता ने भौतिकवाद के सिद्धांत को अपनाया। हमने अपना विकास किसके आधार पर किया, तो आध्यात्मिकता के आधार पर किया। वहीं जो पश्चिमी सभ्यता है उन्होंने भौतिकवाद के सिद्धांत पर अपना विकास करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखो कि किस तरह हमारी जो सभ्यता है ना, उस पर कितना बड़ा अंतर है। स्वाभाविक रूप से हमारी जो सभ्यता है वो बेहतर है, और यही बात है कि हमारे अंदर क्या है, इंसानियत है। वो देखो कि चीज़ों का आविष्कार करते करते खुद भी क्या है कि मशीनों की तरह सोचने लगे हैं। उनके अंदर इमोशंस उतनी ज़्यादा नहीं है जितना भारत में आपको दिखने को मिल जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से हमारी सभ्यता क्या है, बेहतर है, क्योंकि शारीरिक आराम की कोई सीमा नहीं है। आप सोचो, आप खुद को जितना आराम दोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा थक जाओगे। मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा इसके पीछे भागोगे ना, वो आपको उतना ही भगाएगी। तो हमें क्या करना है, इन सबसे दूर रखना है। हमें कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन हम जुनून के भोग करने के लिए स्वैच्छिक संयम है। हमें क्या है कि आराम से सुकून नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। हमें क्या चाहिए कि हमें जो चाहिए हम उसके पीछे, मतलब खुद के दम पर हम उसे हासिल करेंगे। अगर हमें जो काम करना है, हम हाथ पैर से जो काम होते हैं ना, उन्हीं पे विश्वास रखते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मशीनों से काम करवाते हैं। तो ये आप देखो कि अगर हम मशीनों से ही काम करवाएंगे तो फिर हमारा शरीर तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारी सभ्यता ने ऐसे में ध्यान दिया, मतलब हमने क्या किया कि मशीनों को अपना, मतलब मशीनों अपने आप को मशीनों का गुलाम नहीं बनाया। ठीक है, हम सच्ची खुशी पा सकते हैं, और ये जो हमारी चाह है ना, यही क्या है कि हमें सच्ची खुशी दिला सकती है। तो ये यहाँ पे आंसर में कह रहा था। तो हमारा ये जो लास्ट सेशन है ये भी अभी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो आपको फिर से बोल रही हूँ कि कमेंट जरूर करके कर देना कि ये तरीका आपको कैसा लगा पढ़ाने का। आप देखो 7th क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि द सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम अ हिंड्रेंस इंस्टेंट टू हेल्प इलेबोरेट। ठीक है, तो आप देखो कि ये क्या है कि हम आराम अगर करते हैं, ठीक है, खुद को आराम देते हैं, तो आप देखो कि इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा आराम दोगे ना, तो ये आपके लिए ही खतरा बन जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है कि डिफाइन करना है। तो देखो आंसर में है कि ह्यूमन है बोथ बॉडी एंड साउल। जो इंसान है हमारे पास दोनों है, शरीर भी है और आत्मा भी है। ठीक है, नो डाउट साउल इज मोर इम्पॉर्टेंट, और ये बिल्कुल कोई डाउट नहीं, यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है कि जो आत्मा है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सोचो, आप अगर आदमी मर जाता है तो वो क्यों मरता है, बॉडी तो उसका रहता है, साउल उसका चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो इंसान मर गया। तो आप सोचो, ये तो क्लियर है कि साउल क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, बट विदाउट द बॉडी द साउल कांट अचीव एनीथिंग। लेकिन फिर भी आप देखो दोनों क्या है, जरूरी है। अगर आत्मा ही नहीं रहेगी तो शरीर वेस्ट हो जाएगा, और अगर शरीर ही नहीं रहेगी तो फिर आत्मा क्या कर लेगी। तो इसलिए क्या है कि आत्मा जो है ना वो ज़्यादा, मतलब अगर इम्पॉर्टेंट है तो शरीर भी क्या है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इफ़ वी वांट एलिवेट आवर स्पिरिट वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है, indeed there should be a degree of physical harmony and comfort, but indulgence is passion without restraint will become a burden and a hindrance. Man will not be able to do good to himself or to society. मतलब अब आप देखो कि क्या है, मानव के पास शरीर और आत्मा दोनों है, हमारे पास आत्मा भी है, शरीर भी है, और कोई संदेह नहीं है कि आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर के बिना आत्मा कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। ठीक है,
अगर शरीर ही नहीं रहेगी तो आत्मा क्या, वो तो फिर भूत हो जाएगी ना, वो इंसान थोड़ी कहलाएगा। तो इसलिए क्या है, शरीर भी उतना ही जरूरी है। अगर हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप देखो, अगर कोई इंसान जाना जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, तो आप किससे अच्छा कह रहे हो, उस शरीर को तो नहीं कह रहे हो ना, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो उनकी आत्मा थी वो अच्छी थी, वो महान थे। इसलिए क्या है कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं, और इन फ्यूचर मतलब क्या है कि हम हमेशा उन्हें उसी तरह आदर देंगे और याद करते रहेंगे। तो अगर हमें अपने आत्मा का उसी तरह से विकास करना है ना, तो अगर आत्मा को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मतलब अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप कुछ अच्छा करोगे ही नहीं, तो फिर लोग आपको क्यों याद रखेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी जो आत्मा है उसे बढ़ाना है। वास्तव में शारीरिक सद्भाव और आराम की मात्रा होनी चाहिए। और अगर क्या करना है ना कि आपको शरीर को आराम देना है, ठीक है, शारीरिक आराम करना है, तो वो भी एक लिमिट में करना है। अगर आप क्या कर रहे हो, 24 आवर्स में से 18 आवर आप आराम ही कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसलिए क्या है कि इसकी एक मात्रा निश्चित होनी चाहिए, लेकिन संयम के बिना जुनून के भोग एक बोझ और बाधा बन जाएगी। लेकिन क्या है, मतलब आराम भी इतना ही देना है कि क्या करो कि आप काम भी कर पाओ। जैसे एक स्टोरी है, उसमें क्या होता है ना कि दो लोगों को तलवार दी जाती है, ठीक है, तो एक बच्चा को कमजोर तलवार दी जाती है लेकिन फिर भी वो बहुत युद्ध जीत जाता है, और एक को अच्छी तलवार दी जाती है, उसके तलवार का धार भी अच्छा होता है लेकिन वो युद्ध हार जाता है। तो वो इस कारण होता है ना, क्योंकि वो देखो, वो तलवार तो मिल गई लेकिन आप उसका यूज करोगे तभी तो उसका यूज होगा। अगर आप उसको दिन भर उसकी धार तेज ही कर रहे हो, मतलब आप युद्ध कर ही नहीं रहे हो, तलवार का ही धार तेज कर रहे हो, तो आपको जीत कैसे मिलेगी। तो वही बात है कि हमें क्या करना है ना कि अगर हमें संयम भी रखना है, लेकिन क्या है कि भोग एक बोझ और बाधा बन जाएगी। लेकिन अब अगर आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ उसे ही बढ़ा रहे हो, मतलब आप इतना ही ज़्यादा आराम कर लो कि फिर आप काम कर ही नहीं पाओ, तो ये वेस्ट हो जाएगा। मनुष्य अपने या समाज का भला नहीं कर सकेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा आराम करोगे ना, तो आपकी शरीर भी उस तलवार की तरह खराब हो जाएगी। मतलब उसका धार तो अच्छा रहेगा लेकिन आप उसका यूज़ ही नहीं ले पाओगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि मनुष्य भी अपना भी भला नहीं कर रहा है और समाज का भी भला नहीं कर रहा है। इसलिए हमें सभी चीज़ों की क्या करनी चाहिए, एक लिमिट तय करनी चाहिए। तो ये हमारे आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर कर देना। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।